नमस्कार, सियासी चौक में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत पारीक और हमेशा की तरह एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने पत्रकार विजय विद्रोही और हम राजस्थान की पॉलिटिकल खबरों का पोस्टमार्टम करेंगे। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। विजय जी आज हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हैं और एक कार्यक्रम में शिरकत करने वहां पर गए हुए हैं। वहां का सियासी हाल क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले राजस्थान का जो सियासी हाल है, सियासी तपिश है, वो पूरे परवान पर है। भाजपा में लिस्ट जारी हो गई, उसके बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया है, या यूं कहें कि बहुत तेज है। बागियों ने ताल ठोक दी है, लेकिन कांग्रेस में लिस्ट आने के पहले ही कई सियासी संकट जो है वो चल रहे हैं, माथापच्ची चल रही है। टिकटों के नाम जो है वो पार्टी तय नहीं कर पा रही, यहां तक कि पैनल भी तय नहीं हो पाए हैं। और कल एक बड़ी बैठक डोटासरा की अध्यक्षता में जयपुर में होगी और 17 को एक बैठक जो है वो दिल्ली में होने वाली है, स्क्रीनिंग कमेटी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। और उस लिस्ट में राजस्थान कांग्रेस की पहली लिस्ट का एक तरीके से फाइनल उसको कर दिया जाएगा, वो जारी हो जाएगी। लेकिन संकट है कि वो नाम जो अभी तक राजस्थान में अलग अलग पैनलों के जरिए आए हैं, अलग अलग बैठकों के जरिए आए हैं, वो वही पुराने घिसे पिटे नाम हैं। वही पुराने नेता जो सर्वे में चुनाव हार रहे हैं, उनको, उनके परिवार के लोगों को टिकट देने की सिफारिश की गई। राहुल गांधी ने लिस्ट वापस लौटा दी। कांग्रेस के नेताओं को फटकार भी लगाई है कि ये क्या हो गया कांग्रेस में कि आपको योग्य नेता नहीं मिल रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है पार्टी की कि वही नाम, खासतौर पर जो बड़े नाम है, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, चुनाव हार रहे हैं, सारे सर्वे में चुनाव हार रहे हैं, उनको फिर से टिकट देने की सिफारिश की जा रही है। विजय जी, भाजपा की बात करें उससे पहले कांग्रेस के हालात बहुत अच्छे नहीं है। ये क्या हो गया है कि जो पार्टी सत्ता में है, जो दावा कर रही थी चुनाव से 2 महीने पहले टिकटों का ऐलान कर देगी, नाम फाइनल कर देंगे, युवाओं को मौका मिलेगा, महिलाओं को मौका मिलेगा, वो अपनी एक पहली सूची तय नहीं कर पा रही। देखिए, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसे सत्ता बचाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और सत्ता बचाने में चुनाव में अगर आप अपने विधायकों का चयन, उम्मीदवारों का चयन समझदारी से करते हैं तो आधी लड़ाई आप जीत जाते हैं। अब कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि उनको भी अच्छी तरह पता है कि उनके 2/3 से ज्यादा मंत्री एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हैं। उनको यह भी पता है कि 70-80% विधायक एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है। एक नैरेटिव सा बन गया है राजस्थान में कि अगर विधायकों के टिकट नहीं काटेंगे तो कांग्रेस हार जाएगी। इसका फ्लोटिंग वोटर पर बहुत गहरा असर पड़ता है और बाइपोलर चुनाव में तो फ्लोटिंग वोटर सबसे अहम भूमिका निभाता है। अब कांग्रेस के साथ उधेड़बन या धर्म संकट ये है कि 70-80% विधायकों का टिकट काटना मुश्किल नजर आता है। फिर दूसरा, अगर काट भी दिया तो उसके बदले में जो विकल्प के रूप में उम्मीदवार है वो कमजोर है। इनको लग रहा है इससे अच्छा तो यही विधायक ठीक है। कोई कई कुछ स्थिति तो ये है। और कुछ मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी में जो उठापटक चल रही है उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है कि इसमें कुछ और टूट फूट होती है, कुछ और बागी खड़े होते हैं, कुछ निर्दलीय खड़े होने का ऐलान करते हैं। तो ऐसे में फिर नए सिरे से उन इलाकों में जातीय समीकरण को देखते हुए नए सिरे से उम्मीदवारी तय की जा सकती है। मुझे लगता है मोटे तौर पर उधेड़बन एक तो ये है। दूसरा, स्वाभाविक रूप से एक आला कमान की लिस्ट होगी, एक अशोक गहलोत की लिस्ट होगी, एक उसके साथ साथ मिली जुली डोटासरा की लिस्ट होगी, एक सचिन पायलट की लिस्ट होगी और हो सकता है संभाग वाइज भी कहीं हरीश चौधरी की लिस्ट हो और कहीं धारीवाल की लिस्ट हो। तो ये मसले भी हैं। मुझे लगता है कि इस कारण थोड़ी स्थिति उलझी हुई है। लेकिन विजय जी, जब सारे सर्वे में स्थिति आपकी ठीक नहीं हो, आपके अपने सर्वे में स्थिति ठीक नहीं हो, आप सत्ता में हो, विधायकों के प्रति नाराजगी हो और एकमात्र बचने का रास्ता कहें या संकट से निकलने का रास्ता कहें, वो ये था कि आप 70% ज्यादा नेताओं से, मंत्री विधायकों के टिकट काट दीजिए, वैसा नहीं हो पाएगा। तो फिर बचने की या सत्ता में वापसी की, रिवाज बदलने की जो है, वैसी कोई सूरत कांग्रेस में दिखेगी नहीं। नहीं, देखिए, ये कोई एक बात रास्ता नहीं है। एक तरफ तो अशोक गहलोत अपनी योजनाओं का बखान लंबे चौड़े ढंग से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी लपेटे में ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को यह भी लग रहा होगा कि कुछ जगह जहां विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है लेकिन इतनी नहीं है, या फिर वो सीटें ऐसी है जहां लगातार कांग्रेस 1 या 2 बार 3 बार जीती हुई है और इस बार अगर सीट नहीं बदली गई, विधायक को नहीं बदला गया तो भी काम चल जाएगा।
तीसरा, अशोक गहलोत को शायद कुछ जगह ये भी लग सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि उनकी योजनाओं का प्रभाव, उनकी योजनाओं से जो गरीब की जेब में थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, वो एंटी इनकम्बेंसी पर भारी पड़ेगा। तो ये तोल-मोल कर सारी चीजें की जा रही हैं। फिर कुछ जगह हो सकता है गठबंधन की भी बात चल रही हो, उस कारण भी उस इलाके की सीटों पर अभी विचार नहीं किया जा रहा हो। बिल्कुल, और 50 से ज्यादा नाम बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने एक तरीके से फाइनल कर लिए हैं, जिनके ऑलमोस्ट टिकट तय हैं, जो बड़े नाम हैं, जिस तरह की सूचियां सोशल मीडिया पर दिख रही है, उनमें अधिकांश वही नाम है। और एक कांग्रेस को समझने वाला, जानने वाला आदमी ये अनुमान लगा सकता है कि कौन कौन से नेता जो है वो इस बार इस सूची में, पहली सूची में जगह जिनको मिलेगी। लेकिन उसके बाद 50 नामों के बाद का असल संकट है, और डोटासरा को, सचिन पायलट को, अशोक गहलोत को, रंधावा को ये टास्क दिया गया है। और जिस तरह से खबरें मिल रही है विजय जी, कि टिकटों का वितरण भी एक तरीके से कह दिया गया है कि वर्तमान में जितने विधायक हैं उनके टिकट का फैसला अशोक गहलोत करें। नए जो चेहरे हैं जिनको इस बार पार्टी जिनमें संभावना देख रही है, उनके टिकट वितरण का फैसला पायलट करें, या डोटासरा, रंधावा, या जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, या जहां से जो आता है विधायक, वहां के लोकल जो बड़े नेता है उनसे पूछकर किया जाए। लेकिन करीब 115-120 नामों का फ्री हैंड जो है अशोक गहलोत को देना, क्या यह अशोक गहलोत के लिए परेशानी है, क्या अशोक गहलोत के लिए अच्छी खबर? देखिए, अशोक गहलोत के लिए स्वाभाविक तौर पर अच्छी खबर है कि अभी भी आला कमान उन पर इतना यकीन कर रहा है कि उनको 115-120 नामों पर अपने उम्मीदवारों के चयन का आजादी दे रहा है। इससे वो बीएसपी से आए विधायकों का साथ जो वो इंसाफ करना चाहते थे, जो निर्दलीय ने साथ दिया, जिनकी वो बात कर रहे थे कि मैं इनके लिए काम करूंगा, इनको टिकट दिलाने में मदद करूंगा, तो वो सारी चीजें मुझे लगता है पूरी हो सकती हैं। लेकिन ये 100 ये देंगे, 80 इनके खाते से जाएगी, 20 इनके खाते से जाएंगी, 30 इनके के खाते से जाएंगी, ये मुझे नहीं लगता कि कोई। आपको क्या रखना है फॉर्मूला? आपको रखना है कि जिसका उम्मीदवार है वो जिताऊ साबित हो, वो जातीय समीकरण उसके पक्ष में बैठते हो। मोटे तौर पर दो तीन चीजें हैं जिसके आधार पर हिंदुस्तान में आजादी के बाद से चुनाव लड़े जा रहे हैं, और इस बार भी राजस्थान अनोखा नहीं है। थोड़ा जल्दी कर लीजिए, मुझे जल्दी जाना है। बिल्कुल विजय जी, और बिल्कुल हम आपको जल्दी फ्री करेंगे। एक सवाल जो है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है, और सवाल यह है कि सांसदों को टिकट देने का फॉर्मूला एक मास्टर स्ट्रोक लग रहा था, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ रहा है भाजपा पर। और जो 41 नामों की सूची आई है उसमें अगर देखा जाए तो बागियों ने भी ताल ठोक दी है। जिस तरीके से खबरें हैं कि किशनगढ़ से विकास चौधरी चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े। सुजानगढ़ से भाजपा के जो बड़े नेता हैं बीएल भाटी, उन्होंने ताल ठोक दी है। नगर से अनिता सिंह ने ऐलान कर दिया, गुर्जर 2 बार विधायक रही हैं। तिजारा से मामन सिंह पूर्व विधायक हैं, और झुंझुनू से राजेंद्र भांबू बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी हैं। ये सारे नेता अब एक तरीके से पार्टी के उस कैडर बेस पार्टी से, जिसके बारे में कहा जाता रहा है कि उसका सिपाही अनुशासित है, पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा, इस तरह की संभावना बीजेपी को नहीं थी। हाँ, बिल्कुल नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि इस ढंग से विद्रोह होगा। लेकिन सांसदों का एक तो प्रयोग मुझे लगता है थोड़ा संदिग्ध है, मुझे समझ में नहीं आता। इस पर हम एक दो बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और दूसरा, अगर ऐसी सीटों के लिए मारामारी है बीजेपी में, जो बीजेपी में जीतने की चांस कम है, जो 1 बार या 2 बार या 3 बार हारी हुई हैं, तो आप मानकर चलिए कि जब दूसरी सीटें, पक्की सीटों पर जो पके पकाए जो विधायक हैं, जो लगातार कई बार से जीत रहे हैं, अगर उनको बदल दिया जाता है तो वहां पर विद्रोह के क्या हालात होंगे, आप खुद सहर्ष इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। बाकी जयपुर में भी जैसे 3-4 बार के जो चुने हुए जो बीजेपी के विधायक हैं, जिसमें से एक आध वसुंधरा खेमे के करीब माने जाते हैं, उनकी दिल की धड़कनें तो अभी से बढ़ गई हैं। और ऐसे में पार्टी आला कमान की भी धड़कनें बढ़ गई होंगी कि अगर सांसदों वाला प्रयोग विफल रहा, आप एक चीज हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर सांसदों का प्रयोग विफल रहा तो क्या जाएगा मैसेज देश भर में कि मोदी के सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। मोदी के सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है मोदी की सरकार के खिलाफ, खुद मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो क्या आला कमान ये मैसेज सहन करने के लिए तैयार है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले? या आला कमान को लग रहा है कि सांसदों को अगर हार गए तो घर बैठा देंगे और इस बहाने नए चेहरे लेकर आएंगे? अब इस बहाने की क्यों जरूरत है? आपको नए चेहरे लाने हैं तो जैसे आप विधायकों के टिकट काट रहे हैं,
जैसे आपने नरपत सिंह राजवी जैसे मजबूत आदमी का टिकट काट दिया, वैसे आप सांसद का भी टिकट काट दीजिए। तो क्या मोदी की नजर में विधायक वाला मामला अलग होता है और खुद की सरकार बचाने का मामला अलग होता है? क्या मोदी किला बचाने के लिए, गढ़ हारने के लिए तैयार है? ये 2-3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल है जिन पर बहस की जानी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जयपुर में अगर देखा जाए तो अशोक परनामी हो, कालीचरण सराफ हो, ऐसे नामों पर भी तलवार लटक रही है। अशोक लाहौटी हो, और कहा जा रहा है कि टिकट जो है जयपुर में सतीश पूनिया को छोड़कर किसी का इस बार रिपीट नहीं होने वाला। हालांकि ये बात अलग है कि झोटवाड़ा में राजपाल सिंह शेखावत हो, आशु सिंह सुरपुरा हो, इन्होंने एक तरीके से ताल ठोक दी है और इनके समर्थक सड़कों पर हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के खिलाफ। लेकिन विद्याधर नगर में दिया कुमारी ने एक तरीके से चीजों को मैनेज कर लिया। नरपत सिंह राजवी मान गए हैं, अरुण सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने यूटर्न ले लिया अपने बयान से, और शायद पार्टी उनको किसी तौर पर एडजस्ट करेगी। लेकिन एक बड़ी खबर विजय जी कि राजे के घर पर आज एक बैठक होती है। अशोक परनामी, यूनुस खान जैसे नेता उस बैठक का हिस्सा रहे हैं। राजे भी चीजों को गौर से देख रही है। पर्दे के पीछे स्ट्रेटेजी, रणनीति, सारी चीजें हैं जो इस वक्त वो काम में ले रही हैं। किस तरह की प्लानिंग हो सकती है? क्या बागियों को समर्थन खुलकर रहेगा राज्य का? देखिए, वसुंधरा राजे के सूत्रों से मेरी कल ही बात हुई है और उनमें से कहना है कि मैडम ने सबसे कहा है कि थोड़ा सा राजनीति में पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। ये उन्हीं के शब्द है कि मैडम ने कहा है कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, सही समय का इंतजार करना जरूरी है, सब्र संयम की बात मैडम कर रही हैं। तो इसके मतलब निकाले जा सकते हैं। अभी वो तोल मोल रही है कि खुलकर बगावत करना ठीक रहेगा या अंदर रहकर, घर के अंदर रहकर घर के 4 बर्तन गिरा देना से ज्यादा बीजेपी को नुकसान हो सकता है। उनके कितने समर्थक साथ आते हैं, कितने समर्थकों का टिकट कटता है या कितनों का आगे जाकर नहीं कटता है, ये जो पहली सूची के बाद से जिस ढंग से बगावत के सुर फैले हैं। तो मुझे लगता है ये तमाम चीजों का स्टडी किया जा रहा है। मैडम बहुत आक्रामक होकर सामने आ जाएंगी, ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगता। ऐसा सूत्रों का भी कहना है। मैडम कोई नई पार्टी बना लेंगी, असंभव असंभव असंभव, ये सूत्रों का कहना है। और कुल मिलाकर मैडम नया कदम क्या उठाएगी, ये बात मैडम ही जानती हैं और कोई नहीं जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, बागियों को शय तो है बिल्कुल निश्चित तौर पर, जिस तरीके से उनके तमाम समर्थक पार्टी के खिलाफ हैं। और ये कारण भी ये बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे के करीबी होने की वजह से, उनके कैंप के होने की वजह से हमारे टिकट जो है वो काटे गए हैं। संदेश जिस तरीके से जा रहा है समर्थकों में, वो तो बिल्कुल क्लियर है विजय जी। हाँ बिल्कुल, ये जा रहा है और आला कमान को पहले लग रहा है कि साहब विद और विदाउट वसुंधरा हम जीत सकते हैं। चुनाव के सर्वे भी ये बता रहे हैं कि बीजेपी अच्छे खासे बहुमत से चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और किसी भी सर्वे पर यकीन नहीं करती। ये बीजेपी आला कमान की सबसे बड़ी खासियत है। वो जमीनी हकीकत समझ रही है और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि अभी जो 41 नाम घोषित किए हैं उसमें से कुछ पर बैक ट्रैक की स्थिति आ जाए। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया विजय जी। और राजस्थान की सियासत में जो है बहुत एक तरीके से तपिश है, तेजी आ गई है, बयानों का दौर एक तरीके से। अब अगर कहें तो हर घंटे नया बयान आ रहा है, नई बाइट आ रही है, मीडिया के लिए बहुत सारा मसाला है। और इन सबके बीच में इंतजार पहले कांग्रेस की पहली सूची का है और भाजपा की दूसरी सूची का। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की पहली सूची 18 तारीख को आ जाएगी। 17 को दिल्ली में एक बैठक है, उससे पहले सारा होमवर्क जो है वो करना है और सूची इस तरीके से बनानी है कि जब सूची केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाए तो उसमें जातिगत, सियासी, क्षेत्रीय सारे समीकरणों को साधने के साथ साथ जिताऊ कैंडिडेट होना अब बहुत जरूरी है। और उसमें यूं लगना चाहिए कि वाकई न केवल जो है नए लोगों को मौका मिला है, युवाओं को मौका मिला है, पार्टी महिलाओं को महिलाओं को मौका देने की जो बात कहती रही है उस पर जो है अमल हुआ है। लेकिन साथ में कांग्रेस पार्टी कैसे सत्ता में लौटे, और फिलहाल जो कहा जा रहा है वो कि माथापच्ची कांग्रेस के लिए बहुत पेचीदा हो गई है, नए सिरे से उस पर काम हो रहा है। अगर मैं 50 नामों को, बड़े नेताओं के नामों को छोड़ दूं तो कांग्रेस के लिए इस बार बड़ा मुश्किल है। लेकिन दूसरी लिस्ट भाजपा की जो है उसमें भी कुछ ऐसे फैसले पार्टी करने वाली है, चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। और खास तौर पर जयपुर में सारे चेहरे अगर कह दिया जाए, सतीश पूनिया, आमेर
को छोड़कर जो है पार्टी नए चेहरों को या बड़े चेहरों को मौका दे सकती है। सांसदों का भले ही विरोध हो रहा हो, लेकिन पार्टी का फैसला अभी भी इस पर कायम है। आने वाले दिनों में भी हमें कुछ नाम देखने को मिल सकते हैं। अगर जयपुर की बात करें तो कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो टिकट के लिए दिल्ली दरबार में चक्कर लगा रहे हैं। महेश जोशी हो, धर्मेंद्र राठौड़ हो, वो मधुसूदन मिस्त्री से मिली है, अपनी बात कही है। सर्वे में उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दिल्ली दरबार में वो कोशिश कर रहे हैं कि चक्कर काटकर कहीं किसी तरीके से कोई जुगाड़ कर लिया जाए। लेकिन लालचंद कटारिया, कांग्रेस के मंत्री, ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो वर्तमान में छोटवाड़ा से विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं, अशोक गहलोत के खेमे के माने जाते हैं, सीपी जोशी के पुराने विश्वस्त हैं। और उन्होंने कहा है, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। तो क्या जो बात हम कह रहे हैं पार्टी के सर्वे में, कांग्रेस के सर्वे में, उनकी एजेंसी के सर्वे में, कि करीब 20 मंत्री जो है वो चुनाव हार रहे हैं, तो लालचंद कटारिया ने हिम्मत दिखाई है ये मानने की कि हाँ वो चुनाव हार रहे हैं या चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्योंकि स्थितियां अच्छी नहीं है। तो इन सब के बीच में एक खबर ये आती है कि डिजाइन बॉक्स को लेकर जो खबरें थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं आज, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। एक ट्वीट होता है, उस ट्वीट में ये सफाई दी जाती है कि जो खबरें उनको उनके कैंप को लेकर जिस तरह से सर्वे की एक लिस्ट को लीक करने की बातें थी, वो सारी बेबुनियाद है। मीडिया में इस तरह की खबरें जो चलाई जा रही है उनका कोई आधार नहीं है और उनके खिलाफ पार्टी, उनके खिलाफ डिजाइन बॉक्स की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा। मानहानि का जो है वो दावा किया जा सकता है। और युवाओं की भूमिका की बात की जाए तो उपेंद्र यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये तो नहीं बताया कि चुनाव वो कहां से लड़ेंगे। हालांकि शाहपुरा जहां से वो आते हैं, जयपुर के शाहपुरा से वो टिकट चाहते हैं। कांग्रेस से कोशिश कर रहे थे, वादा नहीं मिला, आश्वासन नहीं मिला। अब वो क्या भाजपा से कोशिश करेंगे? और अगर भाजपा से भी कोशिशें कामयाब नहीं होती हैं तो फिर क्या वो निर्दलीय ताल ठोकेंगे? क्योंकि पिछले 4-5 साल से लगातार जिस तरीके से वो सड़कों पर है युवाओं के हकों की, हितों की बात करते हुए, हो सकता है कि वो चुनाव लड़ने की जो तैयारी है उसको अमली जामा पहनाएं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा की एक सूची वायरल हुई है कल, उसमें शाहपुरा से मनीष यादव जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनका नाम था, सूची फेक थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मनीष यादव को लेकर भाजपा से कनेक्शन की खबरें भी आ रही हैं। ये कितना सच है कोई नहीं जानता। वो सचिन पायलट कैंप के नेता हैं और सचिन पायलट कैंप के एक और युवा नेता नरेश मीणा भी परेशान हैं, छपड़ा से टिकट मांग रहे हैं। प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मोर्चा खोला है, उनके खिलाफ कुछ मुकदमे हुए, गिरफ्तारी हुई, जेल गए, वापस आए। उसके बाद से भी लगातार सोशल मीडिया पर उनको लेकर पुरजोर तरीके से युवा कह रहे हैं कि ऐसे नेता को टिकट मिलना चाहिए। तो जो बात हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर एक फॉर्मूला बन गया। वर्तमान में जितने विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, बसपा से आने वाले जो नेता हैं, उनको लेकर एक फ्री हैंड मिला अशोक गहलोत को। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनमें क्या 30-40 लोग ऐसे होंगे जो सचिन पायलट कैंप से आएंगे या पायलट खेमा उनको टिकट दिलाने में कामयाब होगा? और जो टिकटें मिलेंगी, जिस कैंप से, जिस खेमे से नाम जारी होंगे, जिम्मेदारी भी उनकी रहेगी। और पार्टी में इस बात को लेकर इस बात बहुत गंभीर चिंतन मंथन भी चल रहा है कि पार्टी में जो नेता जिस टिकट की पैरवी कर रहा है उसको जिताने की जिम्मेदारी भी होगी और उसकी जवाबदेही भी होगी। कुल मिलाकर इंतजार अब है कांग्रेस की पहली लिस्ट का, भाजपा की दूसरी सूची का। और दोनों ही पार्टियां ये भी कोशिश कर रही है, खासतौर पर भाजपा, डैमेज कंट्रोल कैसे हो, नेताओं को मनाया कैसे जाए, कैसे बागियों को वापस जो है घर बिठाया जाए अगर वो चुनावी ताल ठोकते हैं, कैसे समझाइश हो। एक कमेटी बनी है, वो काम कर रही है। लेकिन अगर पहली सूची में ये हाल है तो अभी तो बहुत नामों का ऐलान होना बाकी है। सियासी चौक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।